फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को मैं शुरू करवाऊं या पढ़ाना शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, और पिछले 2 चैप्टर से इसको लिंक कर दूं, आपको लिंक करके आपको बता दूं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है और क्या आप इसमें समझने वाले हैं। क्योंकि ये बात आप समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने देखा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के बाद आपने देखा कि 2 महाशक्तियाँ थीं, जिसमें से एक महाशक्ति का पतन हो गया, और क्योंकि उन एक महाशक्ति जो थी वो गणराज्यों का ग्रुप थी और उनमें विघटन हो गया, उसका विघटन हो गया, तो एक महाशक्ति का खात्मा हो गया और एक रह गई। अब जब एक रह गई, वो जो रह गई वो थी अमेरिका, और वो जो महाशक्ति रही उसने फिर अपना जलवा दिखाना शुरू किया। तो समकालीन विश्व में, इस दुनिया में उस अमेरिका ने क्या क्या करना शुरू किया जब उसका वर्चस्व, हेगमनी स्थापित हो गया। हेगमनी क्या है? वर्चस्व यानी क्या? किसी का दबदबा होना। जैसे कि गांव में कोई बहुत ताकतवर आदमी है, तो वो क्या करता है? वो अपनी चलाता है, उसका कुछ कोई नहीं कर पाता। इसी तरह से अमेरिका भी पूरे दुनिया में एक महाशक्ति के ख़त्म होने के कारण वो अकेला महाशक्ति बच गया। तो उसने अपने कुछ कारनामे दिखाने शुरू किए। तो उसी कारनामों की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। अमेरिका के वर्चस्व की बात की गई है, और इसमें आप वर्चस्व शब्द का मतलब समझेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसका मतलब क्या है। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। हेगमनी का मतलब होता है कि वर्चस्व, यानी किसी के पास शक्ति का केंद्र होना। कोई शक्ति का जब केंद्र बन जाता है तो उसको कहते हैं कि वो पावर बैंक हो गया दुनिया का। किसी को चाहे चार्ज कर दे, किसी को चाहे उसका बैटरी लो कर दे, क्योंकि उसके पास पावर है। तो अमेरिका भी ऐसा ही करने लगा। तो हेगमनी पूछता है कि हेगमनी से आप क्या समझते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि अरे वर्चस्व पढ़ा था, ये हेगमनी क्या है? हेगमनी, क्योंकि ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो हिंदी वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अभी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है वर्चस्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अरे भाई, ये क्या हो गया? ये तो सोचा ही नहीं था। 2 महाशक्तियों, अमेरिका और सोवियत संघ में अब एक का वजूद न था, जबकि दूसरी महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत, या कहें बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था और काम कर रहा था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के जो वर्चस्व थे ना, हेगमनी की जो शुरुआत थी 1991 में विघटन हुआ। तो 1991 से ही उसने क्या करना शुरू किया, एक ताकत के रूप में सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब होने के बाद अमेरिका ने बहुत सारे कारनामे शुरू कर दिए दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है। तो इसी की बात को आगे बढ़ाते हैं हम। अमेरिका ने इस चैप्टर में बताया गया कि इसमें अमेरिका ने एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। वो क्या है वो बताऊंगा आपको अभी। उसके बाद वर्चस्व का क्या अर्थ है ये भी आप जानेंगे। इराक पर अमेरिका ने आक्रमण क्यों किया ये भी हम समझेंगे, और एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद और भी कई सारी बातें हैं जो हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी एक जो युद्ध हुआ
इराक से, उसके कई नाम हैं, उन नामों की चर्चा करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अमेरिका ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या और किए, इस बात पे भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो वर्चस्व क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक केंद्र हो, यानी कि विश्व है और विश्व में अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन जो पावरफुल है वो ये अमेरिका है। और अमेरिका के पास आर्थिक शक्ति है, सेना का प्रभुत्व है, सेना बहुत ताकतवर है, राजनीतिक रुतबा है, कोई भी फैसला जो है विश्व राजनीति में अमेरिका का दबदबा है, सांस्कृतिक बढ़त है, यानी कि उसका कल्चर, जीन्स हो गया, ठीक है, जीन्स देख लीजिए, कोट पैंट देख लीजिए, पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर कोई उसको अपने देश में लागू करता है, उसको अपनाता है। तो ये इसकी पावर है, ये इसकी कहें सांस्कृतिक बढ़त की निशानी है, और आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबा और सैन्य प्रभुत्व तो है ही। तो ये तीनों चारों चीज़ें जब एक ही केंद्र में स्थापित हो जाए, एक ही जगह स्थापित हो जाए, तो इसको कहते हैं वर्चस्व, यानी कि हैगेमनी। तो इस तरह से वर्चस्व को आप डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक केंद्र हो जिसमें सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त शामिल हो, वर्चस्व कहते हैं। तो इसको हम वर्चस्व कहेंगे। वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जिस चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं उस किताब को पढ़िए और उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान रहे कि बात क्या की जा रही है वीडियो में, तभी आपको बात समझ आएगी। और जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम शब्द तो समझ में आएगा कि हाँ ये शब्द था इस चैप्टर में, और वो समझ नहीं आया है आपको, तो आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो बारीकी से समझ आ जाएगा। इसलिए एक बार पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद देखा कीजिए, इससे आपको क्लैरिटी पूरे तरह से होगी। वैसे तो ये कोशिश रहती है कि आपको पूरे तरह से समझ आ जाए मेन पॉइंट्स, क्योंकि पूरे एक एक वर्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अगली वीडियो में आपको बताया जा सके। ओके, इस वर्चस्व को दिखाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था युद्ध से बचाने के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने अब अपना काम सही तरह से नहीं किया, तो यूएनओ था। यूएनओ में बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल हैं और उसके फैसले हर कोई मानता है, लगभग सभी कंट्रीज़ मानते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो जो अमेरिका ने किया इस चैप्टर में, सबसे पहली बात क्या की उसने कि इराक पर हमला कर दिया। इराक पर यूएनओ के मना करने के बाद भी उसने हमला कर दिया। और इस अमेरिका की ये जो मनमानी है, ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि उसने अपना वर्चस्व दिखाया, उसने अपनी ताकत दिखाई। उसने यूएनओ को फैसलों को भी नकारते हुए और इराक पर हमला किया। तो इराक पर हमला अमेरिका ने क्यों किया था, उसकी जो असली वजह है वो बताता हूँ। इराक पर हमला अमेरिका ने क्यों किया, ये क्वेश्चन आता है तो आपको वही वजह लिखना है जो कि आपके बुक में भी होगा, ठीक है। तो पहली वजह यह है, पहली वजह ये है कि इराक में तेल भंडार है। इराक में तेल भंडार को अमेरिका हड़पना चाहता था, ठीक है। इराक में तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने उस पर हमला किया। इराक में तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अमेरिका चाहता है कि इराक में उसकी जो मनपसंद सरकार है कि वो अपनी
चाहने वाले जो उसकी बात माने, जो कह रहे वो कर दें, ऐसी सरकार रहे, ताकि जो कुवैत है उसके सहित अन्य जो खाड़ी देश हैं, तेल उत्पादक देश हैं, उसके मित्र जो हैं वो सहयोगी बने रहें और उनसे वो तेल हैं जितनी मर्जी उतना खींच सके। तो इसके लिए वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो मनपसंद सरकार के लिए वो उसने हमला किया, अपनी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, ताकि कोई और ताकतवर ना हो जाए, इसको कायम रखने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि वर्चस्व एक ऐसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सिकंदर भी कई बहुत बड़े बड़े राजा हुए ताकतवर, पर एक से एक राजा निकल जाते हैं। तो इसी तरह से राजनीति की ये एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, वर्चस्व, ठीक है। किसी भी आम आदमी की तरह हम हर समूह ताकत पाना चाहता है और कायम रखना चाहता है। हम रोज़ाना बात करते हैं कि फ़लाँ आदमी इतना ताकतवर हो जा रहा है, ये कंट्री इतनी ताकतवर होती जा रही है, ठीक है। तो उसे कंपटीशन करने के लिए और भी कंट्रीज़ या लोग भी देखते हो आप कि अपने आप को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। ये वर्चस्व की सब कहानी है, वर्चस्व का खेल है। कोई भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं हो सकता, एक समय में वो कमज़ोर होगा, दूसरा ताकतवर होगा। तो ये कहानी चलती रहती है। तो वर्चस्व के इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। अब एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है? आपने पढ़ा था शीत युद्ध के टाइम में कि 2 महाशक्तियाँ थी, तो विश्व 2 हिस्सों में बट गया था, 2 ध्रुव में, 1 ध्रुव 2 ध्रुव। लेकिन अब हुआ क्या कि शीत युद्ध के समय में 2 अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्ति बंटवारा था। लेकिन जब विघटन हो गया दूसरी महाशक्ति का, सोवियत संघ का, तो बच गया एक विघटित हो गया, कट, तो एक बच गया, ये अमेरिका बच गया अब, ठीक है। अमेरिकी शक्ति बच गई और ये जो विश्व है वो एक केंद्र में हो गया अमेरिका, तो ये एक ध्रुव हो गया, यानी इसकी ताकत पूरी दुनिया में चल रही है। इसीलिए कहा गया एक ध्रुवीय व्यवस्था। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति, ठीक है, एक महाशक्ति या कहें कि महाशक्ति के दबदबे में है, एक ही महाशक्ति के दबदबे में पूरा विश्व हो, तो इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। ओके। कई बार पूछता है कि जो अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया, इराक पर हमला, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको आप बताइए कि क्या है ये, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे, जैसे जैसे हुआ वो पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। 2003 ईस्वी के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये जितने भी ऑपरेशन जैसे वर्ड होते हैं, ये सेना नाम रखती है जब कहीं भी हमला करती है। जैसे कि भारत में हुआ था, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, तो ऐसा ही चीड़ फाड़, मतलब एकदम से होश उड़ा दो दुश्मनों का, ऐसा ही ये नाम रखते हैं। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इन्होंने नाम रखा था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इन्होंने, ये कूट नाम था सेना का। अब इराकी फ्रीडम नाम से ही पता चला कि इराक को फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे। उन्होंने बात कही कि इराक को फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे, इराक की जनता पे जो अन्याय हो रहा था, इस वजह से उन्होंने हमला किया। और ये हमला कैसे हुआ? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में उन्होंने किया और अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिएशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षियों का महाजोट, ये नाम था उनका, ये जो कंट्रीज मिलकर लड़ रही थी। तो कॉलिएशन ऑफ विलिंग्स, जो लड़ना चाह रहे थे, उनकी मतलब
कामना जो थी उसको ध्यान में रखते हुए नाम रखा गया कोलिएशन ऑफ विलिंग्स। तो उसमें 40 से अधिक देश शामिल थे, 40 से अधिक देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले को, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, शुरू में ही बताया था कि अनुमति नहीं दी गई थी, नहीं दी थी। फिर भी दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, कि इराक में सामूहिक जो संहार का, सामूहिक संहार यानी कि लोगों को ग्रुप में मारने का हथियार है, बहुत बड़े लेवल पे सामूहिक संहार के हथियार। तो अमेरिका ने ये तर्क दिया, देख लीजिए, सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक हमले के मकसद कुछ और ही थे, जो कि मैंने आपको बता दिए थे 2 पॉइंट, जैसे कि इराक के पर तेल भंडार पर नियंत्रण, अपनी सरकार मनपसंद कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज़ में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इराक में अमेरिका का जो एक पूर्णव्यापी जो कहते हैं विद्रोह है ना, वो भड़क उठा और 3000 सैनिक इस युद्ध में ना अमेरिका के खुद के मारे गए। 3000 सैनिक अमेरिका के खुद के मारे गए और 50,000 से ज़्यादा, आप मानेंगे नहीं कि 50,000 से ज़्यादा इराक के नागरिक मारे गए। और ये कितना गलत था, जो जिनका कोई दोष नहीं था उसको भी मार दिया गया, 50,000 नागरिक मार दिए गए। ओके, तो ये था इराक पर हमला का पूरा प्रोसेस। नई विश्व व्यवस्था क्या है? 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। 1990 में इराक ने, अब 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक ने हमला किया कुवैत पर, ठीक है, कुवैत पर हमला कर दिया और तेज़ी पर उस पर कब्ज़ा भी कर लिया। हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इराक को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की गई, राजनयिक कोशिशें की गई, राजनयिक कोशिशें यानी राजनीतिक तरीके से बातचीत की गई, तो उसको कहते हैं राजनयिक कोशिशें, यानी नेताओं के द्वारा बातचीत की गई, लेकिन वो क्या रही, नाकाम रही। इराक नहीं माना तो असफल रही जब ये कोशिशें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो हर कई मामलों में चुप्पी साध लेता है, उसने कहा कि देखो जी, बल प्रयोग कर लो। अमेरिका को कह दिया बल प्रयोग कर दो आप, और बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और ये बड़ा ही शीत युद्ध के बाद के दौर में ये अजीबोगरीब फैसला था यूएनओ के द्वारा, जिसका निर्माण हुआ था शांति के लिए, और उसने बल प्रयोग की अनुमति दी। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, ये एक नाटकीय फैसला था, और इस नाटकीय फैसले को जॉर्ज बुश ने कहा, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये नई व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था है। और नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा जो है, ये नाम जो है, इस फैसले को जो नाम दिया, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि हमारे वर्चस्व में रह के दुनिया चलेगी, तो ये नई विश्व व्यवस्था है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। जॉर्ज बुश का कहने का मतलब ये था। तो ये शुरुआत हो गई क्योंकि यूएनओ ने उनके पक्ष में फैसला दिया, उनके मन चाहे काम करने के लिए उन्होंने फैसला दे दिया, और इसी की वजह से जॉर्ज बुश ने कहा दिस इज़ न्यू वर्ल्ड सिस्टम, नई विश्व व्यवस्था है जी। तो ये थी नई विश्व व्यवस्था, फैसला जो यूएनओ ने दिया। अब जो इराक पर हमला किया
अमेरिका ने 34 देशों की मिलीजुली फ़ौज से, जिसमें 6,60,000 सैनिक, भारी भरकम सैनिक, देख लीजिए भारी भरकम सेना है। और ये इन फ़ौज ने एक बेचारे इराक पर इतने लोगों ने बात बताइए 34 देशों ने हमला किया, फिर भी वो डटा रहा, वो उनको हरा नहीं पाते, इतना भयंकर। कहा था सद्दाम हुसैन ने कि मैं इसे 100 युद्धों की एक युद्ध, 100 जंगों की एक जंग साबित करूँगा। जितना 100 जंग लड़ा जाए ना, 100 जंग एक जंग में दिखा दूँगा। और सही में दिखाया भी। इतनी कंट्रीज़ मिलकर लड़ रही हैं, फिर भी उनकी नानी याद दिला दी थी इराक ने अकेले। वो हारता नहीं। क्यों हारा? कंप्यूटर के थ्रू इराकी सेना को मरते हुए अमेरिका ने खूब दिखाया और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की। और इस वजह से इराकी सैनिक का जो मनोबल है वो टूट रहा था, और टूटने की वजह से वो हार गए। नहीं तो वो हारते नहीं। उनका आशा, उनका जुनून इतना था ना। इसी वजह से इसको कंप्यूटर युद्ध भी बोलते हैं। कंप्यूटर युद्ध। अब इसके कई नाम हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर युद्ध, क्योंकि वीडियो के थ्रू हराने की कोशिश की गई थी, तो इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया कि आपने वीडियो गेम खेला है भाई। इराक हार नहीं रहा था, लेकिन वीडियोस में दिखाया गया कि इराकी सैनिक भारी मात्रा में बहुत मर रहे हैं, और इस वजह से वहाँ के लोग बड़े डरे हुए थे, सैनिक डर रहे थे कि अब तो वो हार जाएंगे। तो इस वजह से वो हारे। एक ये नाम रहा। दूसरा ये नाम तो आप जानते ही हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, जिसके थ्रू इन्होंने हमला किया। तो ये सब नाम इराक पर हमले के ही नाम हैं, जो अमेरिका द्वारा 34 देशों की मिलीजुली फ़ौज ने किया। ठीक है। तो चाहे कंप्यूटर युद्ध क्या है ये पूछे, वीडियो गेम वॉर क्या है ये पूछे, या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ये पूछे, तो यही आंसर बताना है। और इसी का ही नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इसको प्रथम खाड़ी, ये नाम बड़ा फेमस है, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इसी युद्ध के नाम ये चारों हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान में रखने का इन सभी नामों को कि एक ही है, इराक से रिलेटेड ही हैं ये तीनों एक ही हैं। ओके। इस चैप्टर में आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी? मैंने बीच बीच में कई बार बताया, शुरू में भी बताया कि जो वर्चस्व है ना, इतिहास में हमें सिखाता है कि वर्चस्व बदलता रहता है। फ्रांस देखिए, फ्रांस का भी एक बार वर्चस्व रहा, फिर ब्रिटेन का आया, फिर देखिए अमेरिका का आया। कोई है जो हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा, ये बदलता रहता है। ओके। और एक और चीज़ है कि अमेरिका का जो सैन्य बजट है, अगर देखें तो ये अकेले अमेरिका है, इतना खर्चा खुद कर रहा है अकेले अमेरिका, सैन्य बजट उसका इतना है। और ये बाकी कंट्रीज़ मिलकर इतना, ये अलग अलग कंट्रीज़ इतना खर्च कर रही हैं, और ये अमेरिका इतना। यानी कि 12, मान लें बुक में आपका दिया होगा, 12 कंट्रीज़ होंगे, 12 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो सैन्य का बहुत खर्च कर रही हैं, सेना के ऊपर सैन्य व्यय कर रही हैं। और अमेरिका उन 12 कंट्रीज़ के बराबर अकेले करता है अपने देश में सैन्य व्यय, सेना पर खर्च। बिल क्लिंटन ने भी 1998 में सैन्य कुछ गतिविधियां करवाई, हमले करवाए नैरोबी और केन्या पर। नैरोबी केन्या में है और दार ए सलाम तंजानिया में है। तो इन दोनों जगह, नैरोबी और दार ए सलाम,
दोनों जगह इन्होंने हमला करवाया। ये है तंजानिया में और ये है केन्या में। वहाँ हमला क्यों करवाया? क्योंकि अमेरिकी दूतावास थे वहाँ पर हमला किया था आतंकवादियों ने, तो उन्होंने वहाँ पे हमला करवाया उसी के जवाब में। तो अलकायदा ने ये काम किया था, तो अलकायदा के ठिकानों पे इन्होंने ज़बरदस्त बमबारी की। फिर एक और कुछ दिनों के अंदर एक और हमला हुआ अमेरिका द्वारा, वो हुआ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से। इसके अंदर सूडान और अफ़गानिस्तान के अलकायदा के जो ठिकाने थे ना, अलकायदा ही मतलब उस समय उनका दुश्मन रहा एक तरह से, तो अलकायदा के ठिकानों पर उन्होंने हमला किया। ओके, तो इसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। हमले का नाम ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। मतलब कि भाई बस जब तक उनका खात्मा ना हो जाए तब तक पहुंच के रहना है, करके छोड़ना है। ये था मतलब इस ऑपरेशन का। क्रूज मिसाइलों से इस पे हमला किया था। अब इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो ये भी पूछ लेता है, अमेरिका और भारत के संबंध बताएं। अमेरिका भारत संबंध, तो अमेरिका भारत संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताएंगे शीत युद्ध के दौरान कैसा रहा। शीत युद्ध के दौरान भारत की जो करीबी दोस्त रहा वो था सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन भारत ने लगातार देखा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वो मित्र विहीन हो गया है, तो उदारीकरण करके उसने क्या किया, सहयोगी और भी कई कंट्रीज़ को बना लिया, जैसे अमेरिका भी आया और भी कई कंट्रीज़ आए। ओके, तो अमेरिका के संबंध 15 वर्षों में बहुत बदले थे। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% हिस्सा जो है अमेरिका को जाता है। ये संबंध में आप सब डेटा बताएंगे। और 35% जो वहाँ पे बोइंग जगह है अमेरिका में, वहाँ पे कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, बोइंग में कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और उनकी संख्या 35% है। परसेंटेज में मतलब 100% में तो 35% इंडियन है। और सिलिकॉन वैली में 3 लाख जो है 3 लाख भारतीय वहाँ पे हैं। और 15% कंपनियों की, अमेरिका की जो 15% कंपनियाँ हैं उच्च प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की, वो भारतीयों ने शुरुआत की है। ओके, तकनीकी क्षेत्र में। तो अमेरिका जब इतना ताकतवर है तो अमेरिका से आप कैसे बच के रह सकते हैं, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे जो बढ़िया वाले 2 तरीके हैं वो ये हैं, बैंड वैगन एक है जिसके तहत सबसे ताकतवर देश जो है उसके विरुद्ध न जाकर आप क्या करेंगे, वर्चस्व में उसके रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना ही उचित रणनीति है। इसको बैंड वैगन बोलते हैं कि आप अवसर का फ़ायदा उठाएं, उसके खिलाफ ना जाकर अपने फ़ायदे के जब अवसर मिले तो उसका लाभ उठाएं। ऐसी रणनीति का पालन करना बैंड वैगन कहलाता है। ओके, उसके बाद है छुपा के नीति। अब अगर आप ज़्यादा ही ताकतवर हो रहे हो, आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो देशों के सामने विकल्प यह है कि वे यथासंभव दबदबे वाले देश से दूर रहें, ज़्यादा पंगा ना लें। और इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं, जैसे चीन है, रूस है, यूरोपीय संघ भी, सभी एक न एक तरीके से अपने आप को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह और बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से देश अपने आप को बचाते हैं। इसे कहते हैं छुपा के नीति। ओके, और उसके बाद और चुनौती देने के तरीके क्या हो सकते हैं। बैंड वैगन की नीति, छुपा के नीति तो ये बचने के तरीके हो गए। चुनौती आप कैसे दे सकते हो
आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर आप दे सकते हो। बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, मीडिया सब मिलके चुनौती दे सकते हैं अगर कोई गलत काम करता है अमेरिका। उसके बाद और भी कई तरीके हैं, जैसे कि यूरोपियन संघ है, कई कंट्रियों का एक ग्रुप बना सकते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए सहमति हो सकते हैं, सहमत कर सकते हैं। कुछ मामलों पे व्यापार के लिए वो एकजुट हो सकते हैं। कोई हमला हो तो एक साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ सकते हैं, जैसे कि अमेरिका ने बनाया है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप के संगठन बनाए जा सकते हैं जिससे कि जो महाशक्ति है उससे हम सामना कर सकते हैं। अब अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कई तरीके से पूछा जाता है। ढांचागत शक्ति, तो ढांचागत विशेषता आप बताएंगे, जिसमें कि आप बताएंगे कि SLOCs है, SLOCs, ठीक है। इसके तहत आप ये है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी समुद्री व्यापार पर अमेरिका का वर्चस्व है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ढांचागत में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एग्जाम्पल, तो ढांचागत में ये हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट, ये सब अमेरिका के वर्चस्व के, ढांचागत वर्चस्व के एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरह का वर्चस्व पूछे उस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे। SLOCs हो गया, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट हो गया, WW ये जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, जगत जोड़ता जाल, हिंदी में कहते हैं WW वर्ल्ड वाइड वेब को जगत जोड़ता जाल। तो इसको आप बता सकते हैं। अमेरिका की जो MBA की डिग्री है, ठीक है, सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ वार्टन स्कूल में, बिजनेस स्कूल खुला पहले, तो वहाँ से शुरू हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। उसके बाद और एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप, जिसमें आप कह सकते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं ढांचागत में। और पूछता है आर्थिक में, सैन्य में, तो उसकी भी आप इस तरह से ही बताएंगे पॉइंट वाइज। तो इस तरह से आप जो भी आंसर लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे और उस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो सांस्कृतिक है, अमेरिकी की वर्चस्व को जब पूरा कहेगा कि व्याख्या करें तो उसमें आप सांस्कृतिक बताएंगे, जिसमें उसका जीन्स है, जो कोट पैंट है, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहना जाता है। और उसके बाद सैन्य आप बताएंगे, सैन्य वर्चस्व बताएंगे आप। इसके अलावा आप बता सकते हैं ढांचागत वर्चस्व बता सकते हैं। और एक और रह गया आर्थिक वर्चस्व बता सकते हैं। तो ये अमेरिकी वर्चस्व के ये आयाम हैं जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा आंसर क्रिएट होता है। तो इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया है। सो थैंक यू सो मच।